जैसा कि हम पिछली कक्षा में भौतिक राशि के बारे में पढ़ चुके हैं, तो इस क्लास में हम ये समझेंगे कि मात्रक क्या है। तो यहाँ मात्रक के लिए परिभाषा लिखी हुई है। भौतिक राशि को मापने के लिए हम जिस निश्चित मानक का उपयोग करते हैं उसे मात्रक कहते हैं। आइए इस परिभाषा को थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे हमने कल देखा था कि लंबाई जो है, ये लंबाई जो है एक भौतिक राशि है। ये लंबाई जो है एक भौतिक राशि है जिसे हम माप सकते हैं। तो लंबाई को मापने के लिए हम जिस निश्चित मानक का उपयोग करते हैं, हम लंबाई को मापने के लिए जिस निश्चित मानक का उपयोग करते हैं वो है मीटर। वर्तमान के समय में हम लंबाई को मीटर में मापते हैं। तो जो ये मीटर हुआ, यह लंबाई के लिए मात्रक का काम करेगा। लंबाई जो भौतिक राशि है उसे हम मीटर में मापते हैं, तो ये मीटर जो होगा वो उसका मात्रक होगा। ठीक इसी प्रकार अगर हम बात करें द्रव्यमान की, तो द्रव्यमान को हम मापते हैं केजी में। अभी हम इसके बाद मात्रक पद्धति पढ़ेंगे, तो उसमें हम मात्रक अभी जो वर्तमान समय में प्रयोग कर रहे हैं उसके बारे में समझेंगे। तो द्रव्यमान को मापते हैं हम केजी में। तो यह द्रव्यमान एक भौतिक राशि है और इसे हम मापते हैं केजी में। तो यह केजी जो है वह मात्रक है द्रव्यमान का। यानी कि हम किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए जिस निश्चित मानक का उपयोग करते हैं वह, तो यहाँ पे लंबाई का निश्चित मानक क्या है? मीटर है। इसके अलावा द्रव्यमान का क्या है? केजी है। अगर जो हम देखेंगे समय, तो समय का हम माप कर सकते हैं। तो समय का माप हम करते हैं वर्तमान समय में सेकेंड में। तो यह सेकेंड जो है समय का मात्रक हुआ। ठीक है, इसको लिख लेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। अब हम बात करेंगे मात्रक पद्धति के बारे में। अब हम बात करेंगे मात्रक की पद्धति के बारे में। ठीक है, यूनिट सिस्टम। तो ये मात्रक पद्धति क्या है, पहले हम इसे समझ लेते हैं। मात्रक पद्धति क्या है? मात्रक पद्धति कहने का तात्पर्य है कि बहुत पुराने समय से हम लोग, ऐसा तो है नहीं कि पहले के समय में किसी भी सामान का माप या तौल नहीं होता था, परंतु अभी जो माप या तौल होता है वो एक पद्धति के अनुसार होता है अथवा सिस्टम के तहत होता है। जबकि बहुत पीछे समय में हम देखेंगे तो वहां पे वस्तु विनिमय का, बहुत पहले अगर हम जाएंगे तो वहां पे हम पाएंगे कि वस्तु नियम का पद्धति था। वस्तु विनिमय का पद्धति क्या है कि उस समय चूंकि किसी भी पदार्थ को या वस्तु को मापने के लिए कोई निश्चित मानक नहीं हुआ करता था उस समय। जैसे अगर किसी के पास गेहूं है, किसी के पास गेहूं है तो उसने क्या किया था कि गेहूं का एक निश्चित मानक बना लिया था कि जैसे अगर इस कटोरे में मैं किसी को गेहूं दूंगा तो वो क्या करेगा, इसके बदले में मुझे चावल देगा। ठीक है, तो अगर गेहूं की उत्पादकता अगर कम है, अगर गेहूं का कम संख्या है तो और चावल का ज्यादा है, उस कंडीशन में क्या होगा कि मुझे गेहूं की अपेक्षा में चावल ज्यादा मिलेगा। यानी इस निश्चित मानक के अनुसार मुझे ज्यादा चावल प्राप्त होगी। अगर देखा जाए कि चावल से भी सस्ता अगर कुछ हो, चावल से भी उपलब्धता जिसका ज्यादा हो, जैसे अगर सपोज मान लेते हैं कि उस समय चावल से ज्यादा उपलब्धता सरसों की हो, तो उस कंडीशन में जितना चावल की मात्रा होगी उससे ज्यादा मात्रा में मुझे सरसों मिलेगी।
तो मतलब पहले के समय में वस्तु विनिमय का पद्धति था, जिसमें कि हम वस्तु के द्वारा वस्तु को बदलते थे आपस में। जबकि समय के साथ मानव ने विकास किया तो उसने किसी भी चीज को मापने के लिए मानक, निश्चित मानक का उपयोग करना प्रारंभ कर दिया। तो जो निश्चित मानक का प्रारंभ हुआ उसी को हम मात्रक पद्धति में पढ़ेंगे। जैसे हम लोग पहले देखेंगे तो इस पूरे विश्व में अलग अलग देशों में अलग अलग देशों ने अलग अलग मात्रक पद्धतियों का प्रयोग करते थे, उसी को हम यहाँ पे देखेंगे। जैसे ये जो फ्रांस का एरिया था, यहाँ पे जो सबसे प्रसिद्ध था मात्रक पद्धति वो था सीजीएस। ठीक है। इसके अलावा जो ब्रिटेन का एरिया था, जिसे हम यूके या इंग्लैंड भी कहते हैं, तो जो इस एरिया में फेमस था वो था एफपीएस। ठीक है। इसके अलावा एक और पद्धति थी, ठीक है, उसे हम मीट्रिक पद्धति भी कहते हैं। ये एक और मात्रक की पद्धति थी जिसे हम कहते थे एमकेएस। तो पूरे विश्व में इस 3 प्रकार की पद्धतियां जो है प्रचलित थी। एक सीजीएस थी, एक एफपीएस थी और एक एमकेएस थी। तो हम इन तीनों के बारे में भी समझ लेते हैं। जैसे ये जो सीजीएस है, इसका मतलब क्या हुआ? तो मुख्य रूप से जो 7 भौतिक राशियां हैं, उन्हें हम अभी आगे क्लास में देखेंगे। तो जो 7 भौतिक राशियां हैं उनमें 3 प्रमुख हैं, जिनके नाम से किसी भी मात्रक पद्धति का नाम होता है। जैसे एक है लंबाई, ठीक है, दूसरा है द्रव्यमान और तीसरा है समय। तो इन 3 भौतिक राशियों के, ये मूल भौतिक राशियां हैं, इन तीनों के अनुसार किसी भी मात्रक पद्धति का नाम है। जैसे यहाँ सीजीएस, जो कि सीजीएस जो मात्रक पद्धति थी, इसमें लंबाई को सेंटीमीटर में मापा जाता था। ठीक वहीं द्रव्यमान को ग्राम में मापा जाता था और समय को सेकेंड में। ठीक है। जब हम एफपीएस में देखेंगे तो एफपीएस में लंबाई को फीट या फुट में मापा जाता था। F4 फीट या फुट होगा, जबकि द्रव्यमान को यहाँ पे पाउंड में मापा जाता था। ये जो पाउंड होता है, ये अभी के वर्तमान समय में आधा केजी से थोड़ा कम होता है। 1 पाउंड बराबर आधा केजी से थोड़ा कम होगा, जबकि समय को एफपीएस में सेकेंड में मापा जाता है। वहीं पे अगर हम देखेंगे तो एमकेएस में जो लंबाई होगा उसे मीटर में, द्रव्यमान होगा उसे किलो में, और समय को उसमें सेकेंड में मापेंगे। तो ये पूर्व काल में 3 प्रकार की, विश्व के अलग अलग भागों में ये 3 प्रकार की पद्धतियां प्रचलित थी। अब इन तीनों के बारे में कुछ विशेषताएं हैं, ठीक है, इन्हें हम अलग से पढ़ेंगे। तो चूंकि पूरे विश्व में अलग अलग प्रकार की पद्धतियां थी, यानी कि अगर हम जाएंगे, अगर हम इंग्लैंड में जाते हैं तो वहां पे क्या होता था कि लंबाई को फीट में मापा जाता था, जबकि हम अगर फ्रांस के एरिया में जाएंगे तो वहां लंबाई को सेंटीमीटर में मापा जाता था। तो इस कारण क्या होता था कि पूरे विश्व में बहुत प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। विश्व व्यापार में दिक्कत होता था। इसके अलावा अगर फ्रांस का व्यक्ति अगर भारत आता है तो उसको दिक्कत होता था, क्योंकि उसने लंबाई को मापा हुआ है सेंटीमीटर में, यहाँ आएगा तो उसे मिलेगा फीट में। तो इस प्रकार की गड़बड़ियों को दूर करने के लिए 1960 में 1960 में एक अलग से मात्रक की पद्धति लाई गई। मात्रक की पद्धति इसलिए लाना जरूरी था क्योंकि पूरे विश्व में एक ही प्रकार के मात्रकों का प्रयोग हो, जिसमें
की समन्वय बैठ सके। तो 1960 के दशक में एक और मात्रक पद्धति का एक्सेप्टेंस हुआ जिसका नाम था एसआई। एसआई का फुल फॉर्म होगा सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। ठीक है, ये 1960 के दशक में आया और इसका 1971 में पूरे मतलब फुल फ्लेज तरीके से पूर्ण रूप से इसे 1971 में लागू कर दिया गया। ठीक है, तो एसआई सिस्टम के तहत क्या हुआ कि जो हमारा एमकेएस पद्धति था, ये जो एमकेएस पद्धति था मुख्य रूप से इसे ही आगे बढ़ाया गया और इसे जो है एसआई सिस्टम के रूप में लाया गया। और ये जो एसआई सिस्टम है ये पूरे विश्व में लागू किया गया कि अब जो होगा किसी भी चीज की माप तौल ये इस मात्रक पद्धति के अनुसार होगी। इसे पूर्ण रूप से 1971 में यानी 1971 में लागू कर दिया गया था। ये जो है ये एमकेएस पद्धति अथवा इसे मीट्रिक पद्धति भी कहते हैं। तो इस मीट्रिक पद्धति का ये उत्कृष्ट रूप है एसआई सिस्टम। ठीक है, इसे लिख लेंगे फिर आगे इसके बारे में लिखते हैं। ये जो 1971 में एसआई सिस्टम आया था इसी के अंतर्गत हम जो 7 मूलभूत राशियां हैं, ये जो मूल भौतिक राशियां हैं, ये 7 जिनकी संख्याएं हैं, इसके तहत हम लोगों ने फिक्स किया था। और ये जो 7 मूल भौतिक राशियां हैं इन्हीं की सहायता से मिलकर व्युत्पन्न राशियां बनती हैं। तो हम अभी एक एक करके इन 7 मूल भौतिक राशियों का नाम लिखेंगे, साथ में हम इन्हें देखेंगे कि किस मात्रक में मापते हैं। और ये जो होगा ये एसआई सिस्टम के अंतर्गत जो अभी हम 7 मूल भौतिक राशियां लिखेंगे ये एसआई सिस्टम के मात्रक होंगे। ठीक है, इसके अलावा जो ये भौतिक राशियां हैं सीजीएस में उन्हें किसी और मात्रक से मापा जाता है, एमकेएस में किसी और मात्रक से और एफपीएस में किसी और मात्रक से मापा जाता है। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे 7 मूल भौतिक राशियों को लिख दिया है, साथ में जो एसआई सिस्टम के अंतर्गत इसे मापा किस में जाता है जो इसका मात्रक है वो लिख दिया है। इसके अलावा अब इनका संकेत तो संकेत लिखने का है कि जिसमें इनका नाम है उस इसके नाम के फर्स्ट लेटर से इनका संकेत होता है। जैसे मीटर का शुरुआत होता है एम से तो इसका संकेत होगा एम से। ये किलोग्राम है तो इसका के फॉर किलो, जी फॉर ग्राम, तो इसका संकेत हो जाएगा केजी। इसके अलावा समय का एस, एम्पियर का ए और केल्विन का के, मोल का मोल ही होता है। इसके अलावा कैंडेला का सीडी होता है। इसे हम लिख लेते हैं। ठीक है, इसके बाद पहले हम एक एक करके इसे समझ लेते हैं। जैसे लंबाई जो है यह लंबाई एक भौतिक राशि है और यह किसी भी पदार्थ का गुण होता है जिसे हम माप सकते हैं। तो लंबाई को हम किस में मापेंगे तो एसआई सिस्टम में जो सबसे लेटेस्ट जो मॉडल अभी सबसे लेटेस्ट लागू है उसे हम मीटर में मापेंगे। एसआई सिस्टम में लंबाई को हम मीटर में मापेंगे। जो द्रव्यमान होता है जिसे हम वजन कहते हैं ये मास को नापेंगे हम किलोग्राम में। तो ध्यान देने वाली बात है ये जो किलो शब्द है तो ये किलो शब्द का मतलब होता है 1000। ठीक है, या तो आप 1000 का उपयोग कर सकते हैं या फिर उसके जगह पे आप किलो का उपयोग कर सकते हैं। ये किलो का उपयोग किया जाता है 1000 के स्थान पे। जैसे अगर मेरे पास है 1000 रुपए, ठीक है, तो ये रुपए जो है ये कहलाएगा मात्रक और ये 1000 जो है ये संख्यात्मक मान है। तो इसे हम
संख्यात्मक मान जो होता है उसे हम परिमाण कहते हैं। जो संख्यात्मक मान होता है उसे परिमाण कहते हैं, इंग्लिश में इसे हम मैग्नीट्यूड कहेंगे। ठीक है, तो ये 1000 के जगह पे मैं इसे किलो रुपए भी कह सकता हूँ। तो जहां भी किलो होगा उसका मतलब होगा 1000। आपने देखा होगा किलो बाइट, कहीं पे भी अगर केबी लिखा होता है इसका मतलब होता है किलो बाइट, तो किलो का मतलब हो जाएगा 1000 और बाइट का बाइट होगा, यानी कि ये केबी जो है ये 1000 बाइट को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि ये 1000 बाइट को प्रदर्शित करता है ये किलो बाइट यानी के। तो यहाँ पे लिखा हुआ है किलोग्राम, तो आसानी से आप समझ सकते हैं यहाँ किलो का मतलब कितना होगा 1000 और ग्राम यानी 1000 ग्राम को हम क्या लिखेंगे किलोग्राम। इसके अलावा समय को मापते हैं हम लोग सेकेंड में। जो विद्युत धारा है उसे हम एम्पियर में मापते हैं। तो एसआई सिस्टम में क्या हुआ, एसआई सिस्टम में पहले जो है अलग अलग पद्धतियों में अलग अलग मात्रक हुआ करते थे, परंतु एसआई सिस्टम में क्या किया गया है कि विज्ञान में जिस भी चीज का खोज जिस वैज्ञानिक ने किया या उसे खोजने में उसका योगदान रहा हो, तो एसआई सिस्टम में उसी के नाम पे जो मात्रक क्या किया गया उसी के नाम पे दे दिया गया, यानी कि एसआई मात्रक में जो वैज्ञानिक जिस चीज को खोज करने में उनका योगदान है उसी के सम्मान में उसका मात्रक रख दिया गया। जैसे विद्युत धारा में एम्पियर रखा गया है, तो ये जो एम्पियर है ये वैज्ञानिक का नाम है आंद्रे मेरी एम्पियर। इन्होंने सबसे, इसके बारे में हम लोग अभी पढ़ेंगे। तो एम्पियर साहब जो थे इन्होंने विद्युत धारा की खोज में अपनी योगदान दी थी, इसीलिए इन्हीं के सम्मान में विद्युत धारा का मात्रक एसआई मात्रक रख दिया गया एम्पियर। इसके अलावा तापमान, जैसे किसी भी चीज को हम जब छूते हैं तो हमें यह महसूस होता है कि वो गर्म है या ठंडा है, इसे ही हम तापमान कहते हैं। तो उसे हम माप सकते हैं कि कोई भी चीज कितना गर्म है या कितना ठंडा है, तो उसका मापन हम एसआई मात्रक में केल्विन के द्वारा करते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा एक मात्रा, कोई भी वस्तु को मापने के लिए एक और होता है पदार्थ की मात्रा। ठीक है, इसे हम कहेंगे मोल। एसआई मात्रक में इसे जो हम मापते हैं इसे मोल कहेंगे। ठीक है, इसे आगे और हम अच्छे तरीके से समझेंगे। इसे मुख्य रूप से हम लोग को केमिस्ट्री में अच्छे तरीके से समझना होगा। इसका संकेत होता है मोल ही संकेत होता है, पदार्थ की मात्रा को हम लोग मापते हैं मोल में, इसका एसआई मात्रक मोल होता है और इसका संकेत भी मोल होता है। इसके अलावा ज्योति तीव्रता, इसे इंग्लिश में हम कहेंगे ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ज्योति तीव्रता इसे हम कहेंगे ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ठीक है, और इसे मापते हैं हम कैंडेला में। जो एसआई मात्रक होता है ज्योति तीव्रता का वो होता है कैंडेला, और जबकि इसका संकेत इसे सूचित करते हैं हम लोग सीडी से। अगर कहीं पे सीडी लिखा हो इसका मतलब हम समझेंगे ये कैंडेला को रिप्रेजेंट कर रहा है। थोड़ा इसके बारे में समझ लेते हैं ज्योति तीव्रता के बारे में। तो ज्योति तीव्रता मुख्य रूप से यह जो है किसी भी प्रकाश स्रोत से निकलने वाले प्रकाश को मापता है। जैसे हम बल्ब जब घर में जलाते हैं तो उस बल्ब से मुख्य रूप से क्या निकलता है, प्रकाश निकलता है। तो ये ज्योति तीव्रता जो है कितनी प्रकाश की मात्रा निकल रही है उस बल्ब से उसको मापते हैं। तो जो प्रकाश की मात्रा निकल रही है उसे हम कहेंगे ज्योति तीव्रता, यानी कि वह तो भौतिक राशि हो जाएगी। जबकि कितनी प्रकाश की मात्रा निकल रही है, कितनी ज्योति तीव्रता आ रही है, उसे हम मापेंगे कैंडेला में। ठीक है, तो इसे लिख लेंगे। इसके अलावा जब अलग अलग टॉपिक्स आगे बढ़ेंगे तो हम क्या करेंगे कि जैसे जब हम द्रव्यमान के बारे में पढ़ेंगे, लंबाई के बारे में पढ़ेंगे, तापमान के बारे में पढ़ेंगे, तो अलग अलग टॉपिक जब आएगी इन सभी का टॉपिक आएगा तो उसमें हम इसको विस्तार से पढ़ेंगे और उसको और अच्छे तरीके से समझेंगे। तो जैसा कि अभी तक हमने भौतिक राशि पढ़ लिया है, इसके अलावा हमने मात्रक पढ़ लिया, इसके अलावा मात्रक की पद्धतियां पढ़ लिया। जैसे वर्तमान समय में अब अगर कौन सी मात्रक पद्धति लागू है तो अभी एसआई सिस्टम लागू है।
ठीक है। इसके अलावा पूर्व के समय में बहुत सारी नहीं, मतलब 3 से पद्धतियां लागू थी, जिनमें एक था एफपीएस, एक था सीजीएस और एक था एमकेएस। तो इसमें से अलग अलग टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, इनको हम थोड़ा देख लेंगे। आगे जब क्वेश्चन करेंगे तो उसमें हम सभी मात्रक पद्धतियों को देख लेंगे। जैसे पूछा जाता है कि जैसे बल एक भौतिक राशि है, तो पूछ लिया जाएगा कि बल का जो है एसआई मात्रक क्या है। तो बल का एसआई मात्रक जैसे न्यूटन में मापते हैं बल को, तो पूछा जाएगा कि सीजीएस में बल को किस में मापा जाता था, यानी कि जो सीजीएस मात्रक की पद्धति थी उसमें बल किस मात्रक द्वारा मापा जाता था। ठीक है। तो आगे जब हम क्वेश्चन का क्लास, जब ये पूरा थ्योरी का क्लास खत्म हो जाएगा तो हम लोग क्वेश्चन का क्लास करेंगे। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आते हैं उन सभी क्वेश्चन को हम एक एक करके देखेंगे, तो वहां से हम देख लेंगे इसे। अन्यथा एक एक करके पढ़ाने में क्लास बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। अब हम देख लेते हैं यहाँ पे, अभी तक तो हम देख रहे थे कि जो ये भौतिक राशियां हैं, ये भौतिक राशियां मापन के आधार पे कितने प्रकार की होती हैं। ठीक है। मापन के आधार पे ये मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती हैं। भौतिक राशियां मापन के आधार पे एक होती है मूल भौतिक राशि, एक होती है व्युत्पन्न भौतिक राशि। ठीक है। इसके अलावा होता है एक संपूरक राशि। तो ये संपूरक राशियों की संख्याएं 2 फिक्स हैं। ठीक है। एक होता है समतल कोण, जिसे हमने पिछली क्लास में देख लिया था, और एक होता है ठोस कोण। अब ध्यान देने वाली बात क्या है, ये जो समतल कोण, ये ठोस कोण, ये तो भौतिक राशियां है, जबकि एसआई सिस्टम में इनको भी मापा जाता होगा। तो समतल कोण का जो माप होता है वो होता है रेडियन में। ठीक है। और इसे सूचित किया जाता है, और इसे मापा जाता है स्टेरेडियन में। ऐसा से सूचित करते हैं। ठीक है। ये इनका एसआई मात्रक हुआ, ये इनका एसआई मात्रक हुआ, जबकि ये संपूरक, ये दोनों जो है संपूरक भौतिक राशि हैं। मूल भौतिक राशियों की संख्या निश्चित है, ये है 7। ठीक है। इसके अलावा व्युत्पन्न इन्हीं से मिलकर बना होता है, तो इनकी संख्याएं निर्धारित नहीं है। जबकि संपूरक राशियों की संख्याएं हैं 2, एक समतल कोण और दूसरा ठोस कोण। अगर हम लोग संपूरक राशियों की संख्याएं पूछें तो कितना होगा, एक समतल कोण और एक ठोस कोण। हम लोगों ने पिछली क्लास में देख लिया था कि समतल कोण बनता कैसे है। ठीक है। और ये ठोस कोण कैसे बनता है, उनको मापेंगे किसमें, तो समतल कोण को मापेंगे रेडियन में, जबकि ठोस कोण को मापेंगे स्टेरेडियन में। इसके अलावा ये तो हो गई भौतिक राशियां जो है मापन के आधार पे, भौतिक राशियां जो हो गई ये मापन के आधार पे हो गई। इसके अलावा भौतिक राशियां दिशा और परिमाण के आधार पे भी बांटी जाती हैं। ये जो भौतिक राशियां हैं इन्हें दिशा और परिमाण के आधार पे भी बांटा जाता है। ठीक है। तो हम अभी देख लेते हैं दिशा और परिमाण के आधार पे कैसे बांटा जाता है, और ये दिशा और परिमाण होता क्या है। तो हम यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले कि भौतिक राशियां दिशा और परिमाण, यहाँ पे लिख लेते हैं दिशा और परिमाण के आधार पर भी बांटा जाता है। तो दिशा और परिमाण के आधार पर बांटा जाता है 2 भागों में। जो पहली है वह है सदिश राशि, या इसे हम कह सकते हैं सदिश भौतिक राशि। इसके अलावा होगा अदिश राशि या अदिश भौतिक राशि, इसे हम कहेंगे वेक्टर क्वांटिटीज। ठीक है। इसके अलावा इसे कहेंगे स्केलर क्वांटिटीज। ठीक है। तो
ये जो भौतिक राशियों का बंटवारा है, ये है दिशा और परिमाण के आधार पे। ठीक है, जिस भौतिक राशियों में, अच्छा अब थोड़ा पहले हम लोग समझ लेते हैं दिशा और परिमाण क्या है। तो जैसे हम अभी थोड़ी देर पहले अगर लिखते हैं, जैसे हम किसी भी पदार्थ का द्रव्यमान मापना है, तो हम ले लेते हैं चावल। तो ये चावल में जो गुण होता है वो होता है वजन। जो चावल में गुण होगा वो वजन होगा। ठीक है, और वजन को कहेंगे हम लोग द्रव्यमान। तो इसका द्रव्यमान मापना है हमें। ठीक है, मास मापना है। तो कैसे लिखेंगे हम इसका? सबसे पहले तो इसका एक संख्यात्मक मान होगा कि वह कितना है। इसके अलावा इसके साथ में इसका मात्रक लगेगा, जो एसआई मात्रक है। तो चावल में क्या होता है? द्रव्यमान होता है। ठीक है, और ये द्रव्यमान का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है केजी। के फॉर किलो, जी फॉर ग्राम। अच्छा, तो ये जो केजी लगा हुआ है ये तो क्या है? इसका मात्रक है। इसके अलावा ये जो 5 है, तो ये 5 क्या दर्शा रहा है? इस चावल के संख्यात्मक मान को दर्शा रहा है। इसी 5 जो ये संख्यात्मक मान है, ठीक है, ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, इसे ही कहेंगे हम लोग परिमाण। ठीक है, इसे इंग्लिश में कहते हैं मैग्नीट्यूड। जैसे इसके अलावा हम देख लेते हैं, जैसे हम देख लेते हैं कि लंबाई, जैसे कोई पेड़ है, ठीक है, ये पेड़ है, मान लेते हैं कि इसकी लंबाई है 10 मीटर। तो 10 और m फॉर मीटर। तो अभी हमने देखा था कि लंबाई एक मूल भौतिक राशि है और इसका एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ये क्या है? ये तो मात्रक हो गया, जबकि ये जो संख्यात्मक मान लगा हुआ है यही क्या है? ये है परिमाण। ठीक है, तो हम बिना परिमाण से किसी भी भौतिक राशि को नहीं दिखा सकते हैं, क्योंकि जब उसकी मात्रा कम या अधिक होगी तो उसका संख्यात्मक मान जो है ये बदल जाएगा। 10 मीटर हम लिख सकते हैं 100 मीटर। तो जो ये 10 मीटर से ज्यादा हो जाएगा क्या? 100 मीटर। तो इसका संख्यात्मक मान क्या है? बढ़ गया। अगर हम कहें कि इन दोनों में किसका परिमाण ज्यादा है, तो ऑब्वियस सी बात है 100 मीटर का परिमाण क्या है? क्योंकि इसका संख्यात्मक मान अधिक है। तो ये जो 100 जो संख्यात्मक मान है, जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, जिसे हम एल्जेब्रिक फॉर्म में लिख सकते हैं, वो क्या है? ये इसका परिमाण कहलाता है। तो यहां से आप लोग परिमाण समझ चुके होंगे। अब इसके अलावा हम लोग देख लेते हैं दिशा। ठीक है, तो सबसे जरूरी क्या है? किसी भी भौतिक राशि में परिमाण होना जरूरी है। अगर किसी भी भौतिक राशि में परिमाण न हो तो उसे हम प्रदर्शित कैसे करेंगे? जैसे अगर हम बाजार जाएं और हम कहें कि 0 लीटर तेल दे दो, तो इसका मतलब है 0 का मतलब कुछ नहीं, मतलब वो हमें कुछ नहीं देगा, यानी हम उससे कुछ चीज का डिमांड ही नहीं कर रहे हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा? कुछ ना कुछ संख्यात्मक मान बताना होगा, और जो हम संख्यात्मक मान बताएंगे उसे ही हम परिमाण या मैग्नीट्यूड कहेंगे। इसके अलावा हम देख लेते हैं दिशा। तो ऐसा मान लेते हैं कि ये एक रेलवे स्टेशन है, ठीक है, और यहाँ पे मेरा घर है। अच्छा, इससे पहले हम लोग थोड़ा, अगर दिशा के बारे में किसी जानकारी नहीं हो तो हम उसे क्या करते हैं, थोड़ा फिक्स कर लेते हैं। पहले दिशा के बारे में हम लोग समझ लेते हैं। जैसे क्या होता है कि किसी भी, अगर हम भौगोलिक स्थान पे जाएं, यानी अगर हम कहीं अलग अलग स्थान में जाएं घूमने के लिए, तो क्या होगा कि चूंकि मेरा भौगोलिक स्थान चेंज हो रहा है, इसीलिए ऑटोमेटिक है कि डायरेक्शन चेंज हो जाता है, जबकि पेन पेपर पे डायरेक्शन को फिक्स होता है। यानी जब भी हम कॉपी पे या कहीं भी किताब में कहीं भी लिखेंगे अगर दिशा के बारे में, तो वो क्या होता है? फिक्स होता है। जैसे हमेशा उत्तर जो होगा, इसे नॉर्थ कहेंगे, ये हमेशा ऊपर की ओर होगा। अगर इसे हम मूल बिंदु मान ले तो यहाँ से ऊपर की ओर क्या होगा? उत्तर। ठीक है, जबकि आपके ये जो दाहिना हाथ है, इधर दाहिना हाथ की ओर होगा पूर्व, जिसे हम ईस्ट कहते हैं। ठीक है, ठीक पूर्व के अपोजिट में होगा पश्चिम, यानी बाएं हाथ साइड होगा आपका पश्चिम, इसे वेस्ट कहेंगे।
इसके अलावा नॉर्थ के ठीक अपोजिट में होगा साउथ, इसे हम दक्षिण कहेंगे। ठीक है, तो ये क्या है, पेन पेपर पे हमेशा डायरेक्शन इसी पे रहेगा, यानी कि अगर मैं इस बिंदु से इस ओर जाऊं तो मतलब मैं पूर्व की ओर जा रहा हूं, और इस ओर आऊंगा तो इसका मतलब है मैं पश्चिम की ओर आ रहा हूं। ठीक है, यहां से हम लोग डायरेक्शन देख के इसको हम लोग याद कर लेंगे। अब जैसे मान लेते हैं कि कोई मेरा दोस्त जो है यहाँ मेरे रेलवे स्टेशन पे उतर रहा है, ठीक है, और उसे मेरा घर जाना है। अगर मैं उसे ये इंस्ट्रक्शन दूं कि रेलवे स्टेशन से मेरा घर 10 किलोमीटर की दूरी पे है, मैंने उसे इंस्ट्रक्शन दिया कि मेरा घर जो है वो रेलवे स्टेशन से 10 किलोमीटर की दूरी पे है, तो इसके पास सबसे पहले तो 4 डायरेक्शन है। ये जब रेलवे स्टेशन उतरेगा तो इसे पता तो है नहीं कि मेरा घर किस दिशा में है, तो ये क्या होगा, इधर भी 10 किलोमीटर जा सकता है, यहाँ भी 10 किलोमीटर जा सकता है, और यहाँ भी 10 किलोमीटर जा सकता है। तो जब भी इस प्रकार की कंडीशन आएगी तो इसे क्या करना होगा मुझे, ये जो 10 किलोमीटर मैंने बताया, तो ये 10 किलोमीटर तो मैंने इसे परिमाण बताया, ये जो 10 यहाँ पे आप देख रहे हैं, तो ये जो 10 किलोमीटर है मैंने इसे परिमाण बताया, यानी लंबाई जो भौतिक राशि है, जो लंबाई भौतिक राशि है उसका मैंने उसे परिमाण बता दिया कि जो मेरा रेलवे स्टेशन है वहां से मेरा घर 10 किलोमीटर दूर है, तो क्या वह मेरे घर पहुंच पाएगा? बहुत मुश्किल है पहुंचना इसके लिए। पर अगर मैं क्या करूं, इस परिमाण के साथ में उसे दिशा भी दे दूं, इस परिमाण के साथ मैं उसे दिशा भी बता दूं। जैसे मैं बताऊं कि रेलवे स्टेशन उतरने के बाद तुम जो है सबसे पहले स्टेशन से बाहर निकल जाना, इसके बाद वहां से 10 किलोमीटर तुम पूर्व की दिशा में आना है। ठीक है, पैदल चलना थोड़ा मुश्किल है, पर मैंने उसे क्या बता दिया कि तुम्हें बिल्कुल एकदम 10 किलोमीटर ये रोड के सहारे से आना है पूर्व की दिशा में। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि वो मेरे घर की ओर आना प्रारंभ कर देगा। और अगर ऐसा मान लेते हैं कि संख्यात्मक कैलकुलेशन एकदम बिल्कुल फिक्स है कि यहाँ से 10 किलोमीटर दूर जाने पे मेरा घर आ जाएगा, तो इसे घर मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि दिशा का क्या महत्व है। जैसे अभी हम और एक चीज देख लेते हैं, जैसे सपोज करते हैं कि यह एक गाड़ी है, ठीक है, यह एक गाड़ी है और ये गाड़ी यहाँ बंद हो चुकी है, ये गाड़ी जो है यहाँ बंद हो गई है। अब इसे स्टार्ट करने के लिए हमें धक्का की जरूरत है। अच्छा, यहाँ जो है मान लेते हैं कि खाई है, तो ऑब्वियस सी बात है कि इसको धक्का अगर लगाना होगा तो इस साइड से धक्का लगाना होगा। अगर मान लेते हैं कि ये डायरेक्शन जो है ये पूर्व की डायरेक्शन है, ये अच्छा, इसे हम और थोड़ा स्पष्ट बना देते हैं। अब जैसे अगर मान लेते हैं कि ये एक गाड़ी है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, खाई है, तो इस गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए ये सपोज पूर्व की दिशा है और ये पश्चिम की दिशा है, यहाँ पे ड्राइवर बैठा हुआ है, तो यहाँ पे 2 लोग थे, तो इन दोनों लोग को ये गाड़ी को धक्का लगाना था। तो अगर वो लोग इस डायरेक्शन से धक्का लगा दें तो इस कंडीशन में क्या होगा, ये गाड़ी जाके खाई में गिर जाएगी। जबकि वो लोग अगर इस डायरेक्शन से धक्का लगा दें, मतलब इस दिशा से धक्का लगा दें, तो ये गाड़ी क्या होगी, स्टार्ट होकर आगे बढ़ जाएगी। तो मतलब यहाँ पे जो धक्का लगाने का दिशा है वो इस गाड़ी की नियति को तय कर रहा है। मतलब यहाँ से हम लोग एक चीज समझ पाएंगे कि कुछ कुछ ऐसी भौतिक राशियां हैं जिनमें परिमाण तो जरूरत है ही है, परिमाण तो जितने भी भौतिक राशियां हैं सभी में परिमाण होगा, और उसके अलावा डायरेक्शन यानी कि दिशा का भी जरूरत बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर यहीं पे अगर मैंने उसे, अगर मेरा घर पूर्व की दिशा में है और मैंने उसे बता दिया होता कि 10 किलोमीटर पश्चिम आना है, यानी गलत डायरेक्शन देने से वह जो है मेरे घर तक नहीं पहुंच पाता। ठीक उसी प्रकार अगर यहाँ देखेंगे कि बल की दिशा को अगर हम विपरीत कर देते हैं उस कंडीशन में इस गाड़ी का
काम तमाम हो जाएगा। ठीक है, तो दिशा और परिमाण के आधार पे दिशा और परिमाण के आधार पे दिशा और परिमाण के आधार पे हम भौतिक राशियों को दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। एक को कहेंगे सदिश राशि और दूसरे को कहेंगे अदिश राशि। अच्छा, इसके अलावा सदिश राशि का और भी कुछ गुण होता है। ठीक है, तो सदिश राशि में सबसे पहले क्या होगा? परिमाण होगा। ठीक है, परिमाण तो सभी भौतिक राशियों में होगा। तो जो जो सदिश भौतिक राशियां होंगी, यहाँ पे भौतिक लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ जब लिखेंगे आप लोग तो इसमें भौतिक लिख लेंगे। तो जो सदिश भौतिक राशि होगी उसमें परिमाण होगा, इसके अलावा इसमें दिशा होगा। ठीक है, इसे कहेंगे मैग्नीट्यूड। ठीक है, इसे कहेंगे इंग्लिश में डायरेक्शन। आप लोग इंग्लिश भी लिखते चलेंगे और अच्छे से समझते चलेंगे। तो सदिश राशि में सदिश भौतिक राशि जो होगी उसमें क्या होगा? परिमाण। तो ये जो परिमाण है ये तो सभी भौतिक राशियों में होगा। इसके अलावा दिशा, तो सदिश भौतिक राशि। अच्छा, अगर आप इनकी नाम को ध्यान से देखें, अगर इसके नाम को हिंदी में ध्यान से देखें तो आपको ये देखिए लिख रहा है, इसमें दिशा दिख रहा है। ठीक है, सदिश यानी जिसमें दिशा हो, यह अपने नाम से ही क्लियर कर रहा है कि जिसमें दिशा हो। और यहाँ पे देखिए अदिश यानी जिसमें दिशा न हो। तो हम यहाँ देखते हैं कि सबसे पहले क्या होगा? सदिश राशि में परिमाण होगा, साथ में क्या होगा? उसके अंदर में दिशा होगा। ठीक है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा तीसरा सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट, परिमाण होगा, दिशा होगा, इसका जो लिख देता हूं मैं, इसका जो योगफल होगा वो सदिश बीज गणित योग से होगा। सदिश बीज गणितीय योगफल होगा। अच्छा, अगर इसका परिभाषा अगर लिखना चाहेंगे तो इसका सदिश भौतिक राशि का परिभाषा हम लोग लिख लेंगे कि वैसी भौतिक राशियां जिनमें परिमाण, दिशा, इसके अलावा सदिश बीज गणितीय योगफल के द्वारा इनका योग होता हो, वह सदिश राशियां कहलाएंगी। इसके अलावा अदिश राशि इसके ठीक विपरीत लिख लेंगे। ठीक है, अब अदिश राशियों के बारे में क्या होगा? तो अदिश राशि में क्या होगा? मैंने पहले ही कहा था कि जितनी भी भौतिक राशियां होंगी उनमें परिमाण होगी। कॉमन सी सेंस की बात है कि आप ऐसा तो होगा नहीं कि बिना परिमाण का कोई भौतिक राशियां हो, तो कुछ ना कुछ उसका संख्यात्मक मान होगा, तो इसमें परिमाण होगा ही। ठीक है, इसके अलावा दिशा, तो इसमें दिशा नहीं होगा। और सदिश बीजगणितीय योगफल, तो इसका सदिश बीजगणितीय योगफल नहीं होगा, इसका केवल बीजगणितीय योगफल होगा। ठीक है, आप लोग सोच रहे होंगे कि ये सदिश बीजगणितीय योगफल और बीजगणितीय योगफल क्या होता है। तो हम लोग जो नॉर्मल कैलकुलेशन करते हैं, अभी तक जो आप नॉर्मल कैलकुलेशन करते आ रहे हैं, जैसे 7 जोड़ 3 कितना होता है? 10। 7 में 3 को जोड़ेंगे 10, अगर 10 में से 7 घटा देंगे तो कितना बचेगा? 3। तो जो इस प्रकार की कैलकुलेशन है इसे हम कहेंगे बीजगणितीय योग, या इसे बीजगणितीय कहा जाता है। जबकि सदिश बीजगणितीय योगफल करने के लिए हम लोगों को उन दोनों के बीच में जो बनने वाला कोण है, जैसे यहाँ पे 7 एक संख्यात्मक मान है, एक 3 है, तो हमें कोई मतलब नहीं है कि 7 और 3 के बीच में कितने डिग्री का कोण बन रहा है कि नहीं बन रहा है। जबकि सदिश बीजगणितीय योग में हम लोगों को ये देखना पड़ेगा कि जो दो वेक्टर हैं, जो दो सदिश हैं, फॉर एग्जांपल जैसे कोई एक वेक्टर है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि वेक्टर ए है, ये है 7, और वेक्टर बी है वो है 4। तो हम लोग को देखना होगा कि ये वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में कितने डिग्री का कोण बन रहा है। तो जब हम इन दोनों के बीच में बनने वाले कोण का मान ज्ञात करेंगे, उसके बाद इन दोनों का योग करेंगे, तो जो इनके बीच में कोण बन रहा होगा उसके आधार पर हम इसका योग करेंगे। ठीक है, जैसे हम 3 वेक्टर और 4 वेक्टर को जब आपस में जोड़ेंगे, सपोज करते हैं ये वेक्टर ए बराबर 3 है और वेक्टर बी बराबर 4 है, तो जब हम इन्हें जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा, ये जो सी वेक्टर होगा या
ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर जो होगा ये हो जाएगा 5। जब हम ए वेक्टर और बी वेक्टर को आपस में जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अच्छा, ये सदिश को इंग्लिश में वेक्टर कहा जाता है। तो जबकि यहाँ पे अगर हम 3 और 4 को आपस में जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि जो नॉर्मल बीजगणित होगा उसके आधार पे उत्तर कुछ और आएगा और सदिश बीजगणितीय योग के आधार पे उत्तर कुछ और आएगा। जब हम इन लोगों को और अच्छे से पढ़ेंगे तो हमको ये समझ में आएगा कि ये किस प्रकार से होता है। अभी फिलहाल हम लोग सदिश और अदिश को अलग करने के लिए या इनकी परिभाषा या इनको समझने के लिए अभी हम लोग ये लिख रहे हैं। तो सबसे पहले सदिश बीजगणितीय सदिश जो भौतिक राशि होगा उसमें क्या होगा, उसमें परिमाण होगा, यानी कि वह 1 एम्पियर होगा, 1 किलो होगा, 1 मीटर होगा, 5 किलो, 5 मीटर, इस तरीके से उसमें सबसे पहले परिमाण होगा। दूसरा क्या होगा, उसमें डायरेक्शन होगा, ठीक है। तीसरा क्या होगा, उसका योग जो होगा नॉर्मल योग नहीं होगा, उसका क्या होगा, सदिश बीजगणितीय योग होगा। इसके अलावा अदिश राशि के बारे में देखेंगे तो इसमें क्या होगा, परिमाण होगा, दिशा नहीं होगा, जबकि इसका योग क्या होगा, नॉर्मल बीजगणितीय योग के आधार पे होगा। अब मैं इसे जो है मिटा देता हूँ, इसे आप लोग पॉज करके लिख सकते हैं। अच्छा, अब हम लोग देख लेते हैं सदिश बीजगणितीय योग का, सॉरी, सदिश भौतिक राशि का एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है। सदिश भौतिक राशि का एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है। ये बिल्कुल जब आप 3-4 क्लास कर लेंगे तो ये बिल्कुल आप देख के बता सकेंगे कि कौन सा भौतिक राशि है, कौन सा भौतिक राशि, सॉरी, कौन सा सदिश भौतिक राशि है, कौन सा सदिश भौतिक राशि नहीं है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, तो जिसमें दिशा होगा परिमाण होगा, ठीक है, तो वो होता है विस्थापन। विस्थापन को इंग्लिश में कहते हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट, इसको आगे पढ़ेंगे, ठीक है। इसके अलावा होता है जो डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन पे जो निर्भर होता है वो होता है वेग, इंग्लिश में इसे कहेंगे वेलोसिटी। इसके अलावा होता है त्वरण, ठीक है। इसके अलावा होगा संवेग, इसके बाद होगा आवेग, इसके अलावा होगा बल। अभी जो थोड़ी देर पहले हम लोग देख रहे थे, ये जो बल जो है, ये बल आपका सदिश राशि होता है। इसमें क्या होता है, परिमाण भी होगा, जैसे 10 न्यूटन, 2 न्यूटन, 4 न्यूटन। इसके अलावा इसमें क्या होता है, इसमें डायरेक्शन भी होता है, ठीक है, कि बल जो है किस दिशा में कार्य कर रहा है। उसके अलावा इसका जो योग होता है वो सदिश बीजगणितीय योग के नियम से होता है। वहीं पे अगर हम लोग देखेंगे अदिश भौतिक राशि का एग्जाम्पल, तो ये जो विस्थापन होता है ये दूरी का विशिष्ट रूप होता है। तो दूरी हो जाएगा, क्योंकि दूरी में परिमाण होता है, इसमें दिशा नहीं होता है। दूरी के लिए दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, दूरी पे जो निर्भर करता है वह है चाल। ठीक उसी प्रकार चाल में दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, कार्य हो जाएगा, ठीक है। आपका विद्युत धारा हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा समय हो जाएगा, समय में भी दिशा का कोई जरूरत नहीं है, समय में केवल परिमाण होता है। तो इस प्रकार के एग्जाम्पल्स हैं, इन्हें भी लिख लेंगे। और इसके अलावा अब जो है हम अब सदिश राशि और अदिश राशि, तो चूंकि अदिश राशि में तो दिशा होता नहीं है, ठीक है, और इसका जो योग होता है वो नॉर्मल बीजगणित के थ्रू होता है, तो उसे नॉर्मल बीजगणित हमें आता ही है। परंतु जो सदिश राशियां होती हैं इनका जो योगफल होता है वो क्या कहते हैं, सदिश बीजगणितीय योग से होता है। तो इसे हम आगे की क्लासों में अच्छे तरीके से देख लेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही रहेगा।